अगर आप नीट की प्रिपरेशन ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कंफ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। So hi everyone, this is Rohani, your NEET mentor, and if you are preparing for NEET and want simple guidance, this channel is for you. चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो या फिर अपने ड्रॉप ईयर में हो, मैं आज आपको एक सिंपल, क्लियर और रियलिस्टिक रोड मैप बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अपना पेन और पेपर निकाल के रखो। मैं आगे जो भी स्टेप्स बताऊंगी आप उनको नोट कर लेना। सो स्टेप 1 इज क्लियर योर माइंडसेट फर्स्ट। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कब तक खत्म करना है, आपके लिए नीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बात समझ लो, नीट की प्रिपरेशन मोटिवेशन से स्टार्ट नहीं होती है, नीट की प्रिपरेशन क्लैरिटी से स्टार्ट होती है। ठीक है, आजकल ये चला डेली रूटीन्स यूट्यूब पर, 12 to 14 आवर्स स्टडी रूटीन, टॉपर वीडियोस, अभी इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करो। क्योंकि अगर आप ज़ीरो पे हो तो आपका काम है बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, ना कि कंपैरिजन करना टॉपर्स के साथ। वो सब बाद में देख लेना, पर एज अ बिगिनर अभी आपको ये सब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टेप 2 इज़ अंडरस्टैंड द नीट सिलेबस। ठीक है, नीट का सिलेबस सिर्फ क्लास 11th और क्लास 12 की एनसीईआरटी का होता है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। तो आपका दूसरा काम ये रहेगा कि आप जो है नीट का सिलेबस ऑनलाइन या कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करो। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इनके चैप्टर्स को रिव्यू करो, एक बार देखो। और बहुत ज़रूरी चीज़ कि इनका प्रिंट आउट निकालो, अपने स्टडी टेबल के आगे रखो या फिर कहीं भी जहाँ पे भी आप पढ़ते हो सामने लगा दो। इससे क्या होगा, अगर आपको सिलेबस दिख रहा होगा ना अपने सामने और पता रहेगा ना कि हाँ मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, इतना बचा है, इससे ऑटोमेटिकली आपका फेयर रिड्यूस होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 इज सब्जेक्ट प्रायोरिटी। ओके, अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी यही एडवाइस रहेगी, आप बायोलॉजी स्ट्रांग रखो, बायोलॉजी से स्टार्ट करो, बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपका जो सिलेक्शन है नीट में, वो एमबीबीएस कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सिलेक्शन है वो आपका बायोलॉजी ही डिसाइड करेगा। ठीक है, बायोलॉजी में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री को आप ग्रेजुअली ऐड करो, जैसा आपको ठीक लगे या जैसा आप कंफर्टेबल रहो उसको आस्ता आस्ता हर दिन तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलो, पर ज़्यादा टाइम आप पहले बायोलॉजी को दो। ठीक है, स्टेप 4 है बुक्स, व्हाट टू यूज एंड व्हाट टू अवॉइड। एक कॉमन मिस्टेक जो हर बिगिनर करता है, बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं। देखो, बहुत सारी बुक्स खरीदना गलती नहीं है, पर बच्चे क्या करते हैं, उन बुक्स को कभी सॉल्व ही नहीं करते हैं। इतनी ज़्यादा बुक्स उनके पास इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो एक भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते एंड तक। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि कंसाइज बुक्स रखें, जो ज़रूरी बुक्स हैं उनको रखें, और जो मैं आपको आगे बताऊंगी उन बुक्स को अगर आप खरीद लोगे और उन बुक्स को अच्छे से पढ़ोगे तो ये इनफ है। क्लियरली सुनो, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू बुक, और अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो वहाँ का जो मॉड्यूल है उनकी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो। वो भी जब आप लेक्चर्स लेते हो तो उसके साथ साथ आप उसके बाद जो है मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। पर बायोलॉजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ही ज़रूरत है। आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन बार बार पढ़नी है, हर एक लाइन अच्छे से समझनी है, और फिर जब आपका एक चैप्टर हो गया उस एनसीईआरटी से, उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू हर एक सब्जेक्ट के लिए मस्ट है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को आप अच्छे से रटो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है केमिस्ट्री के लिए। आप इनऑर्गेनिक को जितना रट सकते हो एनसीईआरटी को उतना रटो, बहुत ज़रूरी है। और फिर एनसीईआरटी के बाहर पीवाईक्यूज तो उसके लिए भी रहेंगे, पीवाईक्यू बुक आप किसी की भी खरीद सकते हो, और 2010 से लेकर 2025 तक के इनफ रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो केमिस्ट्री के लिए तो अच्छे से, उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी है। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी प्लस एक रेफरेंस बुक प्लस पीवाईक्यूज। ठीक है, फिजिक्स के लिए जो है एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं, हर चैप्टर के अच्छे से करो। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल्स अगर आपके पास हैं कोचिंग के, उनकी एक्सरसाइजेस को अच्छे से करो, उनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज जो हैं उनको हर एक साल के पीवाईक्यूज को लगाओ जितने आपसे लग सकते हैं।
जितने भी 2000 से लेकर या 2010 से लेकर 2025 तक जितने भी लग सकते हैं उनको लगाओ। फिर उसके बाद आप एक बेसिक रेफरेंस बुक ले सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल ले रही थी एच.सी. वर्मा, उनकी एक फंडामेंटल बुक आती है, उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये इनफ है, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ये इनफ है। अगर बच्चे का ये हो गया, सारा कर लिया आपने जितना मैंने बताया, इसके बाद आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो। आपको इसके बाद अगर लग रहा है कि नहीं इनफ न्यूमेरिकल्स हमने नहीं करे हैं, तो आप जितने कर सकते हो किसी और सोर्स से आप करो। ठीक है, पर मुझे जहाँ तक लगता है नीट एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। स्टेप नंबर 5 है डेली स्टडी रूटीन, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो अगर आप बिगिनर हो तो 4 से 5 घंटे इनफ है आपके लिए। ठीक है, आप कम से स्टार्ट करोगे ना तो आप आगे तक कंसिस्टेंट रह पाओगे। अगर आप पहले ही दिन 14 से 15 घंटे एक स्टडी रूटीन बना लोगे तो वो आपसे एक हफ्ते से ज़्यादा फॉलो नहीं होने वाला, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने कैसे कैसे कितने रूटीन में पढ़ना है। आप देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं वो वाली रूटीन बताऊंगी, या अगर आप वो वाली रूटीन फॉलो करना चाहते हो जिसमें सुबह 5 से 6 मैं ये करूँगा, फिर 6 से 7 मैं नहाऊंगा, 7 से 8 मैं खाऊंगा, ये वाली रूटीन आपको नहीं बनानी है, ना कभी फॉलो करनी है, क्योंकि ये रूटीन कभी फॉलो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो एक रियलिस्टिक जो है रूटीन बनाओ कि मुझे इतने से इतने घंटे पढ़ना है, इतने से इतने घंटे रेस्ट लेनी है। आप ये वाली स्टडी रूटीन फॉलो कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करना, बायोलॉजी 2 घंटे रोज़ पढ़ने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री 1 घंटा रोज़ पढ़ना है, फिजिक्स 1 घंटा रोज़ पढ़ना है, 1 घंटा रिविजन के लिए रखना है और 1 घंटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रखना है। ठीक है, ये आपकी जो है डेली रूटीन रहेगी, ये रहनी ही रहनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम बच रहा है, आप इनमें और जो है और ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने रूटीन बताई है जो सेल्फ स्टडी करनी है। बाकी अगर आप कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, वो स्टडी आवर्स अलग हैं, उनका जो लेक्चर्स हैं वो अलग रहेंगे आवर्स में। ये जो मैं रूटीन बता रही हूँ ये सेल्फ स्टडी में रहेगी, ये आपको रोज फॉलो करना है। देखो, अगर आप कम से शुरुआत करोगे और जितना कंसिस्टेंट रहोगे ना, आप उतना आगे तक जाओगे। ठीक, स्टेप नंबर 6 है क्वेश्चंस एंड मॉक्स। ये सभी बच्चों को पता है कि नीट का एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता नीट में, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपका जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हमेशा MCQs लगाओ और मॉक टेस्ट से डरो मत। मैं फिर कह रही हूँ, मॉक टेस्ट हमेशा दो। आपका अगर ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ पे जिस भी टाइम पे मॉक्स होते हैं आप उनको दो जाकर। मॉक पेपर्स आपको जज नहीं करते, वो आपको गाइड करते हैं। ये मेरी गारंटी है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर दोगे ना, आपके मार्क्स उतने ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप मॉक देते हो तो उसके बाद उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, अपनी गलतियों को नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक आप अलग से नोटबुक बना लो, उसमें जब भी आप मॉक देते हो उसके बाद आपको जो भी लगता है कि ये गलतियां हैं मेरी और मैंने यहाँ पे ये सिली मिस्टेक की है और यहाँ पे मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया, उसको आप एक अपनी अलग से नोटबुक बना लो मिस्टेक्स वाली, उसमें नोट करो। ठीक है, और उसको बार बार देखो, ये नहीं है कि सिर्फ नोटबुक बना के रख दी है और उसको कभी देखा ही नहीं। बच्चे बहुत ऐसे करते हैं। तो उस नोटबुक को आपने देखना है हर मॉक के पहले और हर मॉक के बाद आपने उसमें नोट करना है अपनी गलतियाँ। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ गलती की थी, इस कॉन्सेप्ट में गलती की थी, मैं जो दोबारा नहीं कर पाऊँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 7, मेंटल हेल्थ एंड पेशेंस। देखो, ज़ीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं है आप वीक हो, इसका ये मतलब है कि आप अपने साथ खुद के साथ ऑनेस्ट हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो तो, या आप अगर आप स्लो प्रोग्रेस कर रहे हो तो आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हो कि एटलीस्ट स्लो प्रोग्रेस भी एक प्रोग्रेस है। मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप जो मैंने आपको रूटीन बताई या जो भी स्टेप्स बताए, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, आपको प्रोग्रेस दिखेगी। तो नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे को पेशेंस की ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में
बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लोगे या मार्क्स में अच्छे मार्क्स ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पेशेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो आपने जो है डेली टारगेट्स अपने बना लेने हैं और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचना है। आपका ये काम है कि आपने रोज़ डेली टारगेट्स बनाने हैं और उनको फॉलो करना है अच्छे से। मैं ये नहीं बोलती कि हर दिन एक जैसा होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है और ये नेचुरल है, ठीक है। पर अपनी यही कोशिश रखना कि आप हर दिन अपनी रूटीन को 90% फॉलो कर सको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको फेक मोटिवेशन वाली वीडियोस नहीं चाहिए और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को ज़रूर। ओके, बाय बाय।